हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं फिज़िक्स का एक और चैप्टर जो कि है फोर्स। तो फोर्स तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग मेनली बात फोर्स के बारे में नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। लेकिन थोड़ा माहौल बनाते हुए चलते हैं सो दैट चैप्टर में थोड़ा फील आए। तो स्टार्ट हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स से नहीं, फोर्स से ही करते हैं। तो फोर्स जैसा कि हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, force is a push or pull on an object that changes its position of rest or motion। ठीक, आज एक थोड़ी नई डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। फोर्स, इट इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन अ बॉडी that tends to change its position of rest or motion। पोजीशन की जगह स्टेट भी लिख सकते हैं, चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये हो गई बात। फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, यहाँ पर ये जो वर्ड इन्फ्लुएंस यूज हुआ है ये दोनों बातों को इंडिकेट कर रहा है, पुश भी और पुल भी। ठीक, आप चाहें तो इट इज़ अ पुश और पुल भी लिख सकते हैं, या आप इट इज़ एन इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। ऑन अ बॉडी दैट टेंड्स टू चेंज, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक हम लोग लिखते थे दैट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इस बार हम लोगों ने लिखा टेंड्स टू चेंज। क्यों? क्योंकि भैया इनर्शिया नाम की भी एक चीज़ होती है, या कहीं कहीं पे फोर्स इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कि छोटे फोर्स से काम बनता नहीं। मान लो आपके सामने दीवार है, आप इस पे लगाए पड़े हो फोर्स, आप इसको हिला पा रहे हो क्या? आप इसका स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज कर पा रहे हो क्या? कुछ नहीं कर पा रहे। आप फोर्स तो लगा रहे हो, तो आप कहोगे कि भैया ये अगर मूव ही नहीं कर रहा मतलब मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं ना, फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, दैट टेंड्स टू चेंज, जो टेंड करता है चेंज करने के लिए, अब वो कर पाए ना कर पाए डिपेंड करता है बॉडी पे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते, दैट चेंजेस मतलब अगर स्टेट में चेंज नहीं हुआ मतलब फोर्स ही नहीं लगाया। तो दीवार पे तो हमने फोर्स लगाया लेकिन उसकी स्टेट में तो चेंज हुआ नहीं, तो इससे ये थोड़ी ना हो जाएगा कि हमने फोर्स ही नहीं लगाया। भाई हमने तो अपना काम कर दिया, फोर्स लगा दिया, लेकिन ये जो दीवार है इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ ना, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ये टर्म यूज़ किया, टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक, इसकी यूनिट हम सभी लोग जानते हैं भैया, न्यूटन होती है। आइजैक न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे यूनिट रखी गई है। लेकिन एग्जैक्टली फोर्स होता क्या है? तो भैया फोर्स को हम सभी लोग मतलब एम ए करके लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एसेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये बन गई आपकी फोर्स की यूनिट, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। ठीक, इसी को हम लोग एक न्यूटन कहते हैं ये। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन कितना होता है, तो 1 न्यूटन इज, इसको नहीं कहते मतलब इसको कहते हैं, इतने हिस्से को। ठीक, 1 न्यूटन कितना होता है भैया? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जब 1 किलो का फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसेलरेशन प्रोड्यूस करे उसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। ओके, ये हो गई फोर्स वाली बातें। अब भैया फोर्स कैसा होता है और किन किन बॉडीज़ पे लग सकता है? तो फोर्स 2 टाइप की बॉडीज़ पे लग सकता है। पहला रिजिड बॉडी और दूसरा सॉफ्ट बॉडी। ठीक, रिजिड बॉडी पे भी 2 टाइप से लग सकता है, वो भी बाद में बात करेंगे, पहले रिजिड और सॉफ्ट में बात कर लेते हैं। भैया अगर किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली उस बॉडी का क्या क्या हो सकता है, मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह भी नहीं, और बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर देते बस। पहला ये हो सकता है कि भैया उसकी स्पीड मतलब वो रुका हुआ हो और चलने लगे। ठीक, दूसरा हो सकता है कि वो चल रहा हो रुक जाए। तीसरा हो सकता है चल रहा हो और तेज़ चलने लगे। चौथा हो सकता है कि तेज़ चल रहा हो धीरे हो जाए। पांचवा हो सकता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक,
ये चीज़ें होती है रिजिड बॉडी पे। और अगर सॉफ्ट बॉडी है तो क्या होगा, सॉफ्ट बॉडी है तो भैया सिंपल सा उसका शेप साइज डिमेंशंस ये सब चेंज हो जाएंगे। ठीक, शेप हो गया, साइज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, डायमेंशन हो गया। कैसे, आपने आटे की लोई ले ली, उसको दबा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आपने जैसे भी कर दिया वो वैसा ही शेप ले लेती है। उसमें आपने फोर्स लगाया लेकिन उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। सपोज आपने क्ले ले लिया, क्ले को आप फिर ऐसे लड्डू बना रहे हैं, क्ले का आप जो करें आप उस पर फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन नहीं चेंज हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, उसका शेप। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट बॉडी है। ठीक, हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। तो भैया रिजिड बॉडी में भी दो टाइप से ही काम हो सकता है। पहले वाले को हम लोग कहेंगे लीनियर, ठीक है, और दूसरे वाले को हम लोग कहेंगे रोटेशनल। क्या कहेंगे, हम लोग जितनी भी बातें करी हम लोगों ने वो किस में की, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के चेंज पे। ठीक, तो अगर किसी रुकी हुई बॉडी पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो दो चीज़ें हो सकती हैं, वो मोशन करेगी। कैसा मोशन करेगी, या तो वो लीनियर मोशन करेगी, या फिर वो रोटेशनल मोशन करेगी। इसी लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, इसी को ट्रांसलेशनल भी कहते हैं। और ये या फिर रोटेशनल करेगी। ठीक, इसी को ट्रांसलेशनल भी कहते हैं। ओके, अगर नहीं दिख रहा हो लाइट की वजह से तो अभी आया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो सकता है। अब ये लीनियर कब होता है और रोटेशनल कब होता है, तो लीनियर भैया कोई चीज़ तब होती है जब कोई भी बॉडी पे आप ऐसे ही नॉर्मली, कोई भी बॉडी पे आप नॉर्मली फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना लीनियर मोशन से मूव करेगी। यस, डस्टर है मेरे पास, मैंने इस पे इधर से फोर्स लगाया, ये मूव करने लगा। ठीक, ये कॉपी है मेरे पास, ये इधर से मैंने फोर्स लगाया, ये मूव करने लगी। बट दूसरी चीज़ जो आती है उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और वो है रोटेशनल मोशन। क्या है वो, रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन क्या होता है, वर्ड से क्या लग रहा है, हमें पढ़ना है रोटेशनल। तो भैया ये वर्ड सुन के तो लग रहा है रोटेशन, रोटेशन मतलब घूमना। तो यहाँ पर जो भी बात होने वाली है वो घूमने से रिलेटेड होने वाली है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगर किसी चीज़ को घुमाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग एक एंड से फिक्स कर दें। सपोज़ ये मेरे पास है कुछ, इसको मैंने इधर से पकड़ लिया। अब क्या होगा, अब मैं इस पर चाहे जितना फोर्स लगा लूँ ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये हिस्सा मैंने इसका फिक्स कर दिया। ठीक, जब मैं इसका ये हिस्सा फिक्स कर दूंगा, अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज़ आप अपना कंपास यूज़ करते हो, उस कंपास का जब आप एक पॉइंट ऐसे फिक्स कर देते हो, उसके बाद जब आप उसे ऐसे इस तरफ फोर्स लगाते हो तो वो सिर्फ घूमता है, आगे पीछे नहीं होता। अगर आपने उसको ढंग से फिक्स किया हो, ढंग से ऐसे फिक्स कर दिया आपने, तो फिर वो ऐसे ऐसे करके घूमेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक, तो यही बात होती है रोटेशनल मोशन वाली, कि किसी चीज़ को, कोई ये मेरे पास बॉडी है, बॉडी का कोई रॉड मान लो, इस रॉड को अगर मैं इधर से बांध दूँ, चिपका दूँ, फिक्स कर दूँ, इसी का यहाँ पर जो टर्म आपको मिलेगा वो होगा पाइवोट। अगर मैं इसी का मतलब इसी को पाइवोटेड कर दूँ, एक पाइवोटेड बॉडी है मेरे पास, कैसी है, पाइवोटेड है प्लस रिजिड है। रिजिड होना ज़रूरी भी है, सॉफ्ट हुई फिर तो इसका शेप ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉडी पे इधर से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इधर से तो इसको जाम कर रखा है ना मैंने, इधर से इसको फिक्स कर रखा है। अब ये बॉडी गोल गोल घूमेगी। ठीक, ये होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, if a body is pivoted at a point and a force is applied on the body won't move forward, it would rotate about that point on a fixed axis। ठीक है, इसके अराउंड ये घूमता रहेगा, दैट इज इट, एंड दिस इज नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, और ऐसी बॉडी के मोशन को हम लोग कहते हैं भैया रोटेशनल मोशन। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और जो बॉडी ऐसा मोशन शो करे उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हो गया इसका पाइवेटेड जॉइंट, जिस वजह से ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, अब अभी हम लोगों ने एक रॉड सपोज किया था, अब कुछ और सपोज कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये मेरे पास जो मैंने एक रॉड बताया कि ये एक रॉड है मेरे पास, इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमेगा। इसी को भैया हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ये MOVE वाला मूवमेंट नहीं है, ये मोमेंट है। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। अब ये जो चीज़ होती है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये फैक्टर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरे को बताओगे। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो ठीक है, नहीं किया तो वीडियो पॉज करो, उठो, लेकिन पहले सुन लो करना क्या, उसके बाद पॉज करना, ठीक है? अभी पॉज मत कर देना। जाओ आपके घर में जहाँ कहीं भी आपके आसपास जो भी दरवाज़ा है, जाके उसको हैंडल से पकड़ के खींचो, ठीक? उसको खोलो, फिर हैंडल से उसको बंद कर दो। जैसे ये आपके घर पे दरवाज़ा है, ये दरवाजे का हैंडल है, ठीक है? इधर से पकड़ के दरवाज़ा खोलो, ठीक? फिर इसको इधर ही से बंद कर दो। अब यहाँ पे जहाँ से दरवाज़ा दीवार से जुड़ा हुआ है ना, इस जगह से दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, मतलब फोर्स इधर लगाओ, इधर फोर्स लगा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। और खुद जानो या खुद देखो कि इधर ज़्यादा ताकत लगी या इधर ज़्यादा ताकत लगी। मतलब ऐसे समझो, सपोज़ ये तुम्हारे घर का दरवाज़ा है, तो ज़्यादा ही ऊंचा हो गया, चलो समझ में आ रहा होगा। सपोज़ तुम्हारे घर का दरवाज़ा है, ठीक? तुम्हें क्या करना है अभी? सिंपल सा, इस दरवाज़ा, मतलब ये दरवाज़ा भी बंद है, मतलब अभी बंद है, ठीक? तुम क्या करो, इसको खोलो। ये दीवार है, ठीक है? ये हिस्सा जो है जिसमें मेरी उंगली है, ये दीवार है, ये तुम्हारा दरवाज़ा है। दीवार ऐसे है, दरवाज़ा दीवार से जॉइंट है, ठीक? अभी जो है दरवाज़ा बंद है, तुम इसको इधर से फोर्स लगाओ, जहाँ मेरी ये वाली उंगली है, इधर से फोर्स लगाओ और इसको खोल दो, ठीक? फिर इसको बंद कर दो। अब जो है इधर से फोर्स लगाओ, इस वाली जहाँ पर मेरी उंगली अब है, ठीक? जहाँ पे दरवाज़ा दीवार से जुड़ा हुआ है, अब यहाँ से फोर्स लगाओ और बताओ कि कहाँ से तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ठीक? अब वीडियो पॉज करो, जाओ जाके करके आओ, और अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है सो लेट्स कैरी ऑन। तो भैया आपने ज़रूर से ये नोटिस किया होगा कि आपने जब मतलब इस दरवाजे पे फोर्स यहाँ से लगाया था तब आसान रहा होगा, और जब यहाँ से लगाया तब मुश्किल हो गया होगा। ओके, क्यों? इसके पीछे भी साइंस है, या स्पेसिफिकली बात करें तो फिज़िक्स है। कैसे? जब आपने दरवाजे पे फोर्स लगाया तो पहली बार में, सपोज़ ये आपका दरवाज़ा है, ठीक? हैंडल यहाँ पे है, पहले आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये जो दूरी है, दरवाज़ा यहाँ पर दीवार से जुड़ा हुआ है, ठीक? तो ये जो दूरी है, इस दूरी से कितनी है? सपोज़ ये D है, ठीक? उसके बाद आपने यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से, सपोज़ यहाँ से लगाया, ठीक? ये दूरी कितनी है? ये दूरी सपोज़ D' है, ठीक? अब यहाँ पर कौन सी दूरी ज़्यादा बड़ी है? D बड़ी है कि D' बड़ी है? D बड़ी है ना? तो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन तो ये मिला कि ये जो भी मोमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है, इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितनी दूर से मैंने फोर्स लगाया, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक? दूसरी चीज़ तो भैया अंडरस्टूड है कि मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, अब मैं इसी साइड से, अब यही चीज़ इमेजिन करो, अगर मैं इसी साइड खड़ा हूँ, ठीक है? इस वाली साइड, पतली वाली साइड पे, इधर वाली साइड पे, ठीक है? इधर खड़ा हूँ मैं, इधर से अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा दरवाज़ा खुलेगा? नहीं खुलेगा। इधर से ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो खुलेगा। इसका मतलब कम फोर्स लगाऊंगा तो कम ये जनरेट होगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा ये जनरेट होगा। अभी मैं इस ये के बारे में बताता हूँ कि ये है क्या, ठीक? अब यहीं से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि भैया ये इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DF। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा और वो 1 के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू DF। अब ये जो DF है ये क्या है? सबसे पहले भैया जान लो ये क्या है। ये जो आपको उल्टा J जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसकी मिरर इमेज देखोगे तो J बनेगा, ठीक? जो उल्टा J जैसा दिखाई दे रहा है, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं, ठीक? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टॉर्क। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सारी भी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है टाउ का? टाउ का हमारे पास ये फॉर्मूला आया DF,
ये डीएफ भी ऐसा वैसा डीएफ नहीं, अच्छा वाला डीएफ है। कैसे कि भैया ये जो डी है ना, इसमें डी परपेंडिकुलर है, बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसे परपेंडिकुलर है, ऐसे समझो, ये आपका दरवाज़ा इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पर आपका हैंडल लगा है। अब अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो हम इस फोर्स को इधर से नापेंगे, इधर से परपेंडिकुलर पड़ेगा। अगर यहाँ पे फोर्स लगाया तो हम इस फोर्स को इधर से नापेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ेगा। यहाँ पे लगाया तो हम इसको यहाँ से नापेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, नापे डिस्टेंस हम लोग यहाँ से, नहीं, क्योंकि फिर तो दोनों में डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना। अब यही चीज़ हम लोग थोड़ा सीधा सा इमेजिन करें तो भैया आपने फोर्स लगाया इधर जहाँ हैंडल है, ठीक, और आपने एक डिस्टेंस ऐसे नाप ली, एक ऐसे नाप ली। अब बताओ कौन सी ज़्यादा बड़ी होगी। सपोज़ ये x है, ये y है, तो कोई भी देख के भी बता सकता है और सिंपल मैथ लगा के भी बता सकता है भैया कि x जो है वो y से बड़ी हो गई, ठीक। अगर हम लोग इस डिस्टेंस को कंसिडर करें तो हमारा टाउ कुछ और आएगा, इसको कंसिडर करें तो टाउ कुछ और आएगा, ठीक। तो इससे ये सीख मिलती भैया हमें ऐसा वैसा टाउ या ऐसा वैसा x कंसिडर नहीं करना, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर x कंसिडर करना है, ठीक। जहाँ से फोर्स लगाया उस पॉइंट से जहाँ पर वो दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, हिंज्ड है, पाइवोटेड है, वहाँ तक के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ठीक। सपोज़ ये आपका दरवाज़ा है, ठीक है, दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं ना, हिंज, सपोज़ कर लो एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, ठीक, जिससे दरवाज़ा और दीवार जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और फोर्स आपने सपोज़ यहाँ से लगाया, ठीक। तो आप कहो कि सर आपने तो कहा था कि जहाँ पाइवोटेड पॉइंट है वहाँ पे लगाएंगे, तो ऐसे नापें या ऐसे नापें। नहीं भैया ऐसे नहीं, हमें बस सीधा परपेंडिकुलर नापना है वहाँ तक जहाँ तक ये पाइवोटेड है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर पाइवोटेड है तो यहाँ पर, सपोज़ करो इसमें एक ही एक लगा हुआ है, ठीक। सपोज़ करो इसको दीवार से सिर्फ मैंने एक कब्जे से जोड़ रखा है। अब अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो मैं ऐसे नहीं नापूंगा, मेरे को हिंज से लेकर नहीं नापना, मेरे को हिंज के परपेंडिकुलर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे ही एक तरीके से हमें ये मानना अटैच्ड हैं। अब इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ये हमें ये डिस्टेंस नापनी है, ठीक। इसी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार फिर समझ लेते हैं भैया कि हमारा जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर एफ है, या फिर सॉरी एफ नहीं, टाउ है, टाउ है टॉर्क, दिस इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर डी, ठीक। सपोज आपको ये दरवाज़ा दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि भैया ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, आपने और ये दरवाज़ा यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक। आपसे कहा गया कि यहाँ से आपने फोर्स लगाया इस तरफ 10 न्यूटन का, यहाँ पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब बताओ टाउ कितना हुआ। तो आप क्या करोगे भैया, टाउ निकालने के लिए एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं करोगे कि ये है यहाँ पे हिंज है ऐसे लगा दिया, नहीं, ये है यहाँ पर कुछ नहीं ऐसी फर्जी लगा दिया हवा में, नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे 90 डिग्री बन जाए। ये कितनी होगी ये डिस्टेंस उतनी होगी जितनी ये डिस्टेंस है, तो फिर डी हो जाएगा 1 मीटर और ये हो जाएगा 10 न्यूटन। आंसर आ जाएगा मेरा 10 न्यूटन मीटर, ठीक। टाउ की यूनिट क्या होती है भैया, ये टाउ का फॉर्मूला है, तो टाउ की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर। लेकिन भैया एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो न्यूटन मीटर है ये वो न्यूटन मीटर नहीं है जो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में जूल पढ़ा था, ठीक। जूल को भी हम लोग न्यूटन मीटर ही लिखते हैं ना, ये न्यूटन मीटर अलग है, ये न्यूटन मीटर अलग है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बार गलती हो जाती है भैया। वर्क का क्या होता है, वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद हमारा ये जो है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ें करीब करीब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन, इसकी मीटर, इसकी भी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर, लेकिन इसकी यूनिट को हम लोग जूल कहेंगे, इसकी यूनिट को हम लोग जूल नहीं कहेंगे, ओके। अब चीज़ आती क्यों नहीं कहेंगे, तो भैया वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये वाला न्यूटन मीटर इससे बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी इसके डायरेक्शन वाली बातें भी आएंगे, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस न्यूटन मीटर को आप जूल नहीं लिख सकते, ये न्यूटन मीटर और ये न्यूटन मीटर अलग अलग न्यूटन मीटर्स हैं, ओके। तो ये बात थी भैया आपके टर्निंग इफेक्ट के बारे में या टॉर्क के बारे में या मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, जो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ओके।
यही इसकी डेफिनेशन है। द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी वही बात है भैया, एक बार इसी डेफिनेशन को ब्रेक कर करके पढ़ लेते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, फोर्स आपने जो भी लगाया, सपोज यहाँ पर आपने फोर्स लगाया और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स जहाँ पे लगाया वहाँ से, फोर्स अगर यहाँ से लगा रहे हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी जाएगी, यहाँ से लगा रहे हो तो यहाँ से नापी जाएगी, यहाँ से लगा रहे हो तो यहाँ से नापी जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, जहाँ पे या फिर जिस जगह पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसे हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। सपोज ये मेरे पास है कॉपी, ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे कर रहा हूँ तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे कर रहा हूँ तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे हो जाएगी। ओके, जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वही आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में। तो ये क्या होता है, तो भैया जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है मैथ्स में, ज्योमेट्री में, कहीं पे भी, कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम लोग क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है। ओके, यही सेम कन्वेंशन भैया यहाँ पे भी फॉलो होता है। ये आपकी कोई है रॉड, मान लो इसको यहाँ पे पाइवोट कर रखा है, अगर मैं इस रॉड को इस तरफ घुमाऊंगा, इस तरफ रोटेट करूंगा, इस तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, डायरेक्शन वाली बात आ गई ना। मतलब ये जो टॉर्क है ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इसको इस तरफ रोटेट करूंगा तो इसका साफ सा सीधा सा ये मतलब है कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी जो इसका जो भी मतलब इसका हम लोग डायरेक्शन लेंगे वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक, सपोज अब इस रॉड को मैं इधर मूव कर रहा हूँ, आप जो लेंगे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे। ओके, और ज़रूरी नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ रॉड के एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई रॉड ही हो, कुछ भी हो सकता है, अभी आगे और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं भैया कहाँ कहाँ पे ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स यूज़ में आता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल तो भैया दरवाज़ा है, सबसे कॉमन एग्जांपल है। खड़े हो जाओ, जाके देख के आओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स वाली चीज़ें जाके खुद प्रैक्टिकली चेक करके आओ तो भैया फील आता है यार ऐसे। और अगर आपको ऐसे बैठे बैठे फील आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या फिर दूसरी चीज़, आपने कहीं भी अगर चक्की देखी हो तो आपने ये देखा होगा कि चक्की में दो ऐसे पत्थर जैसे होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग घुमाते हैं उसका जो हैंडल दिया होता है ना, सपोज़ कर लो ये आपकी चक्की है, ये इसका वो वाला है जॉइंट, ठीक है, तो जो आपको हैंडल दिया रहा है घुमाने के लिए हमेशा यहाँ दिया जाता है, कभी यहाँ नहीं दिया जाता। क्यों? यहाँ देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो टॉर्क इंक्रीज़ होगा, टॉर्क इंक्रीज़ होगा तो कम ताकत में आप ज़्यादा गेहूँ पीस पाओगे। ओके, उसके बाद भैया आपके पास स्टीयरिंग वाली चीज़ आ जाती है कि स्टीयरिंग जो है, गाड़ी की स्टीयरिंग छोटी होती है, ट्रक की स्टीयरिंग बड़ी होती है, क्योंकि ट्रक को भैया इधर उधर टर्न करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि फोर्स उतना ही लगाएं और टॉर्क हमें ज़्यादा मिल जाए। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हमारा टॉर्क ज़्यादा चाहिए हमें, देखो टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर डी। ठीक, टॉर्क हमें बढ़ाना है, फोर्स हमें कांस्टेंट रखना, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डी बढ़ाना होगा। तो अगर आप कहीं भी देखो तो जो गाड़ी की स्टीयरिंग होगी वो छोटी सी होगी, ट्रक की स्टीयरिंग बहुत बड़ी सी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें टॉर्क बढ़ाना है, कोशिश भर फोर्स उतना ही रखना है, तो भैया टॉर्क बढ़ाने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा सकते हैं। फाइन, उसके बाद आपके पास साइकिल वाली चीज़ आ जाती है कि आपकी साइकिल में जो पैडल बना होता है, पैडल वाला व्हील बड़ा होता है, और एक मतलब इस बात का एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छे से होगा जिनकी साइकिल की चेन उतरती रहती है, जैसे मेरी बहुत उतरती है साइकिल की चेन। ठीक है, ये सपोज़ करो साइकिल का टायर है, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे सा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग चेन चढ़ाते हैं। ओके, तो ये वाला छोटा होता है, और ये चेन जो है आगे जिसमें जाती है ऐसे, वो बड़ा सा होता है जिसमें हमारे पैडल लगे होते हैं, यहीं पे तो हम लोग पैर चलाते हैं अपने, जिसमें पैर चलाते हैं वो वाला गोला बड़ा होता है, ये वाला गोला छोटा होता है। ठीक है,
क्योंकि ये वाला गोला जो इस गोले को घुमाता है, ओके, पर हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये गियर वाली बातें वी डोंट केयर। हमें मतलब है इससे, जो पैडल है, पैडल जो है वो लंबा इसलिए रखा जाता है सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़े। ठीक, ये तो कहानी बता रहे थे, यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है इसलिए लंबा रखा जाता है सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़े। तो आप आराम से पैडल करो, आप थोड़ा पैडल करो, यहाँ पर ज़्यादा टॉर्क जनरेट हो, यहाँ पर और ज़्यादा टॉर्क जनरेट हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल यहीं पे रख दोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर पैडल छोटे होंगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क, जो कि आप कम ताकत लगा के प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपका पैडल ज़्यादा लंबा है तो। ओके, बस आई होप इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी होंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब ये जान लेते हैं कि भैया ये जो आपका टॉर्क है ये कब कब ज़ीरो हो सकता है। तो यार टॉर्क जो है ना एफ परपेंडिकुलर डी, ये दो ही कंडीशंस में ज़ीरो होगा, या तो ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो। मतलब पहला कंडीशन ये कि आप फोर्स ही ना लगा रहे हो, दरवाज़ा है आपके सामने, आप दरवाज़ा खोलना तो चाहते हो पर इतने आलसी हो कि दरवाजे पर ताकत नहीं लगा रहे, तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। या फिर आप इतने बड़े बेवकूफ़ हो, मतलब आप तो बेवकूफ़ नहीं, आप तो स्मार्ट लोग हैं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, ठीक है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, मतलब जहाँ पर हिंज जॉइंट है ना, आप कभी वहाँ फोर्स लगा के देखना, जहाँ लोगों की अक्सर उंगलियाँ दब जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे फोर्स लगा के देखना, आप दरवाज़ा खोल ही नहीं पाओगे। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। ओके, ठीक। और अगर एक एग्जांपल की बात करें तो एक अच्छा एग्जांपल और है भैया, वो स्पैनर वाला, कि आप जो नट बोल्ट खोलते हो, ऐसे वाले नट बोल्ट, उनके लिए एक ऐसा वाला ही स्पैनर भी आता है। ठीक है, आयरन मैन का सर नहीं बना रहा मैं, ठीक है, स्पैनर बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसको जितना इधर से पकड़ के, जितना इस साइड से पकड़ के घुमाओगे उतना कम ताकत में ज़्यादा घूम जाएगा, जितना इसके मुंह से, इसकी गर्दन से पकड़ के करोगे उतना आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वैसे स्पैनर से ज़्यादा आयरन मैन का मुंह ही लग रहा है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भैया हम लोग कपल पे। ठीक है, आई वॉज स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ते हैं। कपल, ठीक, कपल क्या होता है? तो यार अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें करी वो सिर्फ सिंगल फोर्स के बारे में की थी। सिंगल फोर्स मतलब कि सिर्फ एक डायरेक्शन से यूनी डायरेक्शनल फोर्स लग रहा था। अब मान लो मेरे को, मैं मतलब ज़्यादा फोर्स चाहिए, मेरे को ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करूँ, दिखाता हूँ क्या करूँ, एक सेकेंड। ये मेरे पास मेरी बॉटल है, ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगा, इसका ढक्कन खोलना है। कभी आपने ढक्कन ऐसे करके खोला है, सिर्फ एक उंगली से, एक अंगूठे से फोर्स लगा के? खुलेगा भी नहीं, बहुत मेहनत लग जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, एक इधर पकड़ा, एक इधर पकड़ा, ठीक, एक साइड से इधर फोर्स लगा रहे हैं, एक साइड से इधर। देखो, मैं जब भी ढक्कन ऐसे खोला, मैंने क्या किया, एक इधर फोर्स लगाया और दूसरा फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया। एक, अरे भैया ढक्कन हल्के, मतलब ढंग से टाइट से बंद ना करो तो यही होता है। ये यहाँ पर एक फोर्स लगाया और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इस उंगली से, ये देखो, ये एक इधर एक इधर, ठीक, तब जाके ये खुलेगा। ओके, यही चीज़ होती है कपल। बाय डेफिनेशन अगर जाएं तो कपल, हाँ मैं मार्कर उठाने गया था, ठीक है, तो कपल अगर बाय डेफिनेशन हम लोग समझें तो भैया कपल क्या होता है, कपल का मतलब ही होता है दो, ठीक, फिर चाहे वो न्यूली मैरिड कपल्स हों, वैलेंटाइन कपल्स हों, कोई भी कपल्स हो सकते हैं, कपल का मतलब होता है दो, ठीक है। तो कपल इज अ सेट ऑफ फोर्सेस, या कह लो पेयर ऑफ फोर्सेस, या कपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस दैट एक्ट पैरेलल। पहली चीज़ क्या भैया, पैरेलल एक्ट करेंगे। ओके, सपोज ये है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, मतलब पैरेलल लगेगा। अब डायरेक्शन बात कर लेते हैं, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो इसको इसकी जगह नीचे बना देते हैं, वे चलो ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल के साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, एक इधर लग रहा है दूसरा इधर लगेगा, और सपोज ये जॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है, अब सिंगल फोर्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो भैया क्या होगा हमारे पास, कि सिर्फ इस फोर्स को देखना, ये ऊपर लग रहा है यार, ठीक है, इसको इधर बना देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, ठीक।
अब सिर्फ इसकी बात करें तो ये इसको किस तरफ झुकाएगा, इस तरफ झुकाएगा, यहाँ की तरफ, ठीक। अब इसकी बात करें तो ये इसको, अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, अब इसकी बात करें तो ये इसको किस तरफ झुकाएगा, ये तो झुकाएगा ही नहीं, तो उठाएगा, ये इस वाले हिस्से को उठाएगा तो अपने आप ये वाले हिस्से को झुकाएगा, ठीक है। तो अब जो हो गया, आप देखो फोर्स डबल हो गया, दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। आपको दिख रहा है कि फोर्स जो है अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है, लेकिन फोर्स अपोजिट असल में है नहीं। ये भी जो है इसको इसी तरफ झुका रहा है और ये इसको इस तरफ उठा के इनडायरेक्टली इसको भी इसी तरफ झुका रहा है, ठीक। सिंपल सी अगर बात समझें हम लोग, ये यहाँ पे इसको पाइवट कर दिया, इसमें सेंट्रली पाइवटेड पॉइंट होता है, ठीक है। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक। ये वाला फोर्स जो इसको नीचे की तरफ कर रहा है और ये वाला फोर्स जो है ये भी ऐसे आके नीचे की तरफ ही करेगा, ओके। तो भैया ये हो गई कपल वाली बातें, इसमें कुछ खास था नहीं, इसके बस कुछ एग्जाम्पल्स ही थे। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको खुद ही प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, वो था बॉटल वाला एग्जाम्पल, ठीक। बाकी और एग्जाम्पल्स तो इसमें स्टीयरिंग वाला एग्जाम्पल, कि जब आप बड़ा सा ट्रक चला रहे हो, आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए घुमाने के लिए, तो आप क्या करते हो, दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ के घुमाते हो ना। एक हाथ इधर की तरफ फोर्स लगाता है, एक हाथ ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों भैया होते पैरेलल हैं और अपोजिट हैं, तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाते हैं और एक कपल की तरीके काम करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ओके। अब जो कपल है वो उसका थ्योरी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सॉरी। जो इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है इस पे बेस्ड आने वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें मतलब बुक में तो एक यार बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला दे रखा है, ऐसे समझो, मतलब बुक में तो ये दे रखा है, यहाँ पर आपके पास सेंट्रली पाइवटेड पॉइंट है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो बुक में क्या कर रखा है, बुक में इस डिस्टेंस को, पूरी डिस्टेंस को, सपोज इस डिस्टेंस को ए माना है, इसको बी माना है और ये ओवरऑल डिस्टेंस को डी मान लिया सपोज, ओके। अब क्या किया गया कि बुक में तो ये कहा गया कि भैया इस एंड पे और इस एंड को ए मान लो, इस एंड को बी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डी, ठीक, पाइवटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डी, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगा रहे हैं, सपोज यहाँ पर भी एफ लग रहा है, यहाँ पर भी एफ लग रहा है। कपल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, कपल इज अ सेट ऑफ फोर्सेस, अ सेट ऑफ टू फोर्सेस दैट एक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट इन पैरेलल डायरेक्शंस, या ऐसे समझ लो कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ठीक, पैरेलल फोर्सेस। अब इनका क्या मतलब, वो इक्वल है, यानी कि अगर ये एफ है तो ये भी एफ है, ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, दोनों इक्वल हो गए। दोनों ऑपोजिट पैरेलल हो गए, यानी कि ये इधर जा रहा है तो ये अपोजिट जा रहा है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक। दूसरी, तीसरी और आखिरी चीज़ भैया, दोनों पैरेलल हैं, ये भी इधर है ये इधर है, ठीक, पैरेलल है बिल्कुल, ओके। ये होता है कपल। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ भैया, इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा है, टॉर्क, सॉरी, इस एंड पे कितना टॉर्क लग रहा है, इस पे लग रहा है एफ स्मॉल ए, पाइवटेड पॉइंट से डिस्टेंस इतनी है। इस पॉइंट पे कितना लग रहा है, एफ स्मॉल बी। टोटल कितना लग रहा है, तो भैया दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इधर लग रहा है और घूम फिर के ये वाला भी इधर ही लग रहा है, ठीक। कितना हो जाएगा, टाउ प्लस टाउ, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाउ टोटल इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, दोनों में से एफ कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमारे पास कितना है, डी, ये पूरी डिस्टेंस डी है, तो एफ डी। तो इसका जो फॉर्मूला दिया गया, जो हमारे पास फॉर्मूला आया कपल का, वो क्या था, और भैया ये आया कि दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए और बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है डी, ठीक। तो ये फॉर कपल फोर्सेस, टाउ कपल इज इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है, ठीक, क्योंकि फोर्स दोनों में इक्वली होना है, तो एक फोर्स ले लिया और दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इस केस में डी ले ली, ये हो गया आपका टाउ कपल, ओके फाइन। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट जब बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ठीक है,
सिंपल सा ऐसा समझ लो कि बॉडी पे चाहे कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो ना कर रहा हो, जो भी हो, बस उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। बुक में डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर और रोटेशनल मोशन। अब रुक जाओ, इतना पढ़ते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज। नो चेंज कब होगा? फोर्स लग रहा है, ठीक, बॉडी में मास है, लेकिन इसने क्या कहा है? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक, एक फोर्स ये हो गया, ओके। सपोज एक और फोर्स लग रहा है। अब इसको ऐसे समझ लो कि एक फोर्स लग रहा है तुम्हारे पास इस बॉडी पे F, इधर भी लग रहा है F, ओके। ये डिस्टेंस है A क्या, चलो इसको मीटर में ले लेते हैं, ये हो गया 10 मीटर। और सपोज करो ये डिस्टेंस भी तुम्हारे पास है 10 मीटर। अब क्या होगा? फोर्स दोनों में बराबर लग रहा है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। चलो फोर्स भी नहीं, इसको ले लो 5 न्यूटन, ठीक है, और इसको भी ले लो 5 न्यूटन। अब क्या होगा भैया? फोर्स दोनों में बराबर लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है, यानी कि दोनों का टॉर्क बराबर होगा, ठीक। और दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब इसमें एक ही डायरेक्शन दिख रहा है मतलब ऑपोजिट लग रहे हैं। क्यों? ये वाला जो है इसको इस तरफ झुकाएगा, ये वाला जो है इसको इस तरफ झुकाएगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ना ये इस तरफ झुक पाएगा ना ये इस तरफ झुक पाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेज हैं, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक। मतलब फोर्सेज लग रही हैं। उसने क्या कहा था? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेज हैं, मोर देन वन है, ठीक, 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक सिंगल बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि ना इसके लीनियर मोशन में कोई चेंज हो रहा है, मतलब ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है, ना इसके ट्रांसलेशनल मोशन में कोई चेंज हो रहा है, ना घूम रही ना कुछ। सो दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इक्विलिब्रियम जो है, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम जो है वो 2 टाइप का होता है, एक या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, ओके। अब स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है? स्टैटिक का वर्ड, स्टैटिक जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है रुका हुआ, ठीक। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? सपोज करो ये आपके पास है कोई बॉडी, इसमें 2-3 फोर्स इधर से लग रहे हैं, 2 फोर्स इधर से लग रहे हैं, ठीक। सपोज ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, सारे न्यूटन में, ठीक है। और ये 6 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। अब क्या होगा इस बॉडी का? इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है। अब रिजल्टेंट देखा जाए तो इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। तो इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, की बॉडी जो है बिल्कुल रुक गई, स्टैटिक हो गई, स्टॉप हो गई, स्टेशनरी हो गई, इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यही होगी कि एक मास रखा, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है। या फिर कोई बुक है, ये आपके पास कोई बुक है, बुक जो कि आपकी किसी एक टेबल पे रखी है। अब क्या होगा भैया? अब इसको थोड़ा अच्छे से इमेजिन करें यार। तो ये आपके पास एक टेबल है, ठीक। इस टेबल के ऊपर आपके पास यहाँ पर एक बुक रखी है। अब इस बुक पे एक ऊपर से फोर्स, सॉरी, ये बुक जो है नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है mg, अपना वेट। लेकिन ये जो टेबल है ये एक बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, ठीक। नॉर्मल और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो ये बुक एक जगह रुकी हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ भैया? यहाँ पर ये बुक एक जगह पर रुकी हुई है, रखी है तो रखी है, मैंने डस्टर रख दिया तो रख दिया। डस्टर नीचे की तरफ अपना वेट लगा रहा है और ये बोर्ड ऊपर की तरफ डस्टर पे फोर्स लगा रही, सो दैट डस्टर रुका रहे। अब रुका है डस्टर या रुकी है यहाँ पे इस केस में बुक, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, जब ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी produce no change in its state of rest or linear motion or translational motion, ठीक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मतलब जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है और मूव करने के बाद भी उसमें कोई मतलब फोर्स नहीं हो रहा है या नहीं अप्लाई हो रहा है। ऐसा कब होगा? कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ओके, बढ़िया। अब भैया जब कोई बॉडी मूव करती है तो तब क्या होता है? ये छोड़ो, जब फोर्स लगता है तब क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन, ठीक। मेरे को फोर्स ज़ीरो करना है, मास है ही बॉडी में, तो मतलब एसेलरेशन ज़ीरो होगा।
यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है जिसमें बॉडी मूव तो करती है लेकिन एक्सेलरेट नहीं करती। एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, ये क्रॉस है, ठीक है, एक्स नहीं है, क्रॉस ज़ीरो होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो बारिश में बूंदें गिरती हैं, ये आपका बादल है, क्लाउड, इससे बूंद गिरी, बूंद क्या बूंदें गिरी खूब सारी। पहले क्या होगा, पहले ये एक्सेलरेट करेंगी, ठीक। एक पॉइंट के बाद ऐसा होगा, मतलब पहले खूब देर तो गिरेंगे अपना आराम से, लेकिन एक पॉइंट के बाद सपोज करो इस हाइट पे आने के बाद क्या हुआ, इस वाली बूंद का जो mg लग रहा था नीचे की तरफ, उतना ही इसमें ऊपर की तरफ एयर का ड्रैग लगने लगा। हवा होती है, हवा जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है उसे हम लोग एयर ड्रैग कहते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही ऊपर ड्रैग लगने लगा तो अब क्या होगा, ड्रैग mg को कैंसिल कर देगा। अब ये जो बूंद है पानी की, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई। कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब ये मोशन में भी है और इस पर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा, क्योंकि mg जो है ड्रैग को कैंसिल आउट कर रहा है। पहले इसमें mg ज़्यादा था, ड्रैग कम था, तो इसमें जो है फोर्स एक्ट कर रहा था। सपोज ये यहाँ पर है कोई बूंद, तो इसमें mg तो लग रहा है लेकिन ड्रैग नहीं लग पा रहा है, ड्रैग जो है वो कम है, ठीक है, ड्रैग कम है, mg ज़्यादा है, ओके। ड्रैग जो है वो कम है, mg ज़्यादा है, तो ड्रैग जो है थोड़ा सा mg कैंसिल कर देगा, थोड़ा सा mg बच जाएगा, तो उस पर फोर्स लगता रहेगा। एक पॉइंट पे क्या होगा, ड्रैग और mg इक्वल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अब ये जो पानी की बूंद है ये आ गई इक्विलिब्रियम में, ठीक। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो आप देखिएगा, एक मैंने समझा दिया, बाकी आप समझिएगा, ईजी है, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक। अब इक्विलिब्रियम पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होगा, आप खुद इस बात को फील करने की कोशिश करना। ये आपके पास एक सपोज कर लो रॉड है, ठीक है, ये आपके पास एक रॉड है, ठीक। अब ये इस पे इधर से भी कुछ फोर्स लग रहा है, इधर से भी कुछ फोर्स लग रहा है। अब बताओ ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में कब होगी, मतलब इसमें कुछ इधर उधर ना हो, कब होगा, स्टैटिक या डायनेमिक कोई भी हो चलेगा, बस इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो कब होगा, जब इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स इक्वल हो, ठीक। इस फोर्स की बात करें तो ये इससे किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस फोर्स की बात करें तो ये इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इफ़ इस बॉडी को इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना है तो क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज, यहाँ पर और दो चार फोर्सेज बना दो, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज फोर्सेज, इधर से जितनी फोर्सेज लग रही हैं इनका और इनका सम दोनों का इक्वल होना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। या फिर या इसको ऐसे कह लो कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज इक्वल टू ज़ीरो, या तो ये कह लो या फिर कह लो कि दोनों का सम जो इक्वल होना चाहिए, या तो दिस इक्वल टू दिस कह लो या फिर दिस प्लस दिस इक्वल टू ज़ीरो कह लो, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये ख़त्म करते हैं, बाकी अगले वाले में पढ़ेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। सपोज़ ये आपके पास एक रॉड है, ये इसका सेंटर है, ये इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इस पर लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक। ये डिस्टेंस आपकी 5 मीटर्स है। अब ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब भैया मैं इक्विलिब्रियम से एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स लग रहा है 10×5, ठीक, पता है ना, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डी, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 20 इंटू सपोज ये डिस्टेंस है x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, ठीक। तो ये किसके होना इक्वल होना चाहिए, f इंटू परपेंडिकुलर डी के। यहाँ पर f कितना है, f है 20, परपेंडिकुलर d कितना है, परपेंडिकुलर d है x। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे मिलेगा 10×5/20, 2.5 मीटर इज इक्वल टू x। अगर 20 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट से 2.5 मीटर दूर लग रहा है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ओके। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल कर दिया, अब इसके आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, रूलर बैलेंस करने के, रूलर के मास वाले, ठीक है, वो सब अभी हम लोग आगे देखेंगे। टिल देन आई शैल टेक अ लीव, टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।